गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा अब क्लियर हो गया कि हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो 7+2 है, और जो बेसिक जो पहले 3 थे हमारे वो थे लेंथ, मास एंड टाइम, उनका आगे भी यूज़ होगा डायमेंशंस में। और उसके बाद हमने किया आपको बताया मल्टीपल सब मल्टीपल यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स मैंने कहा था आपको, दोज आर ओनली 9, एंड देन वी हैव थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल क्वांटिटीज़ एंड वेरिएबल यूनिट्स। जितनी वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं उतनी वेरिएबल उनके वेरिएबल यूनिट्स हैं। वो जो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज़ है या वेरिएबल यूनिट्स है, वो वेरिएबल यूनिट्स कहाँ से लाते हैं हम? फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। उससे हमारा काम बड़ा आसान हो गया, क्योंकि आप फिजिक्स के अंदर हज़ारों लाखों फार्मूलाज है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, और आपके पास यूनिट्स है उनके, तो उन सबको याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आपको सिंपली याद रखने हैं जो आपके पास 9 7+2 जो आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स है या फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो याद रखनी है, और उनके टर्म्स में ही हम जितने भी बाकी आपके पास यूनिट्स हैं आगे निकालेंगे हम, वो आप उन फंडामेंटल यूनिट से निकाल सकते हो। फंडामेंटल मीन जिसको फर्दर आप नहीं तोड़ सकते, डिराइव जिसको आप तोड़ सकते हो, उनको हम बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके हम डिराइव्ड यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो ये भी हमने क्लियर कर दिया। और वो उनका आगे कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, जो फंडामेंटल खासकर लेंथ, मास और टाइम का, वो आपको डायमेंशन में पता चल जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। उसके बाद हमने देखा that the system in which physical quantity is represented by the multiplication or division of a certain basic units without introduction of any numerical factor is a coherent system of units. Coherent system of units means basic। आप अगर देखोगे, आपने डिफाइन अगर आप करोगे व्हाट इज़ 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन आप कैसे डिफाइन करोगे? आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट भी बोल रहा हूँ। जब भी किसी अगर आपके फोर्स होता है, फोर्स तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का मास का होता है 1 किलोग्राम लिखेंगे, एक्सेलरेशन का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, इसको बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं 1 न्यूटन लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो व्हेन अब कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, उस फोर्स को 1 न्यूटन कहते हैं। सो एवरीथिंग इट इज सिंपल, 1 हमें कोई 10 नहीं है इधर, कोई 50 इधर नहीं है। तो बेसिक इन विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एनी न्यूमेरिकल फैक्टर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज कोहेरेंट सिस्टम। इसको बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम। और फंडामेंटल यूनिट्स के इन्वेंशन के बाद हमारा जो फिजिक्स में जो लॉज को प्रूव करना है, या आपको या बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस आपको निकालनी है, कोई भी चीज़ आपको प्रूव करनी है, वो बड़ा इजी हो गया। वो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसमें हर दिन हर सेकंड के बाद कोई नई रिसर्च चलती रहती है, नई डेफिनेशंस आती है। जैसे मैंने आपको कैंडेला की डेफिनेशन बताई इन टर्म्स ऑफ पावर, फ्रीक्वेंसी और एंगल, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो में एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम कि वो नई डेफिनेशन आई है। तो वही आप नोट करना, जो पहले था वो ऑब्सलीट हो गई, अब नई डेफिनेशन। वो जस्ट 18 में वो मीटिंग हुई थी, सेम प्लेस जहाँ इनका हेड क्वार्टर है पेरिस में। तो वहाँ मीटिंग हुई, और 2019 से वो शायद 20 मई 2019 को ये डेफिनेशन जो है नई डेफिनेशन कैंडेला की आई है। तो इसी तरह रिसर्च चलती रहती है। जो पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि हमने टाइम का देखा कि कैसे डिफाइन करते हैं, फिर 1 एम्पियर मैंने आपको डिफाइन किया। ये सब लेटेस्ट डेफिनेशंस है, और कोशिश रहती है कि वो नई डेफिनेशंस हमारे पास आ जाए, जो ताकि जो भी नई चीज़ें हम करें, चाहे वो सैटेलाइट के रिगार्डिंग हो या आपका नया जो डे टू डे आपका कोई काम है, उसमें ईज़ आ जाए, उसमें आसानी आ जाए। अब कुछ और जो सिंपल चीज़ें मैं आप इस वीडियो में आपको ब्रीफली कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जो आप खुद सिंपली यू विल गो थ्रू दैट, नो नीड जस्ट लर्न। एक लाइन आप लर्न करोगे, एग्ज़ाम में बहुत कम आता है, लेकिन कम से कम अगर उसमें कोई सिंपल चीज़ आ जाती है तो आप वो कर सको। तो मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और आगे थोड़ा ये यूनिट्स मालूम होना चाहिए कम से कम। अगर आपको ये यूनिट हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सिंपल कुछ चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूँ। नोट्स इसमें भेजने की ज़रूरत नहीं है, और नोट्स में हमेशा आपको 1 या 2 पेज एडवांस में भेजता हूँ, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भेजता हूँ, ताकि आपके पास नोट सामने रहें, और जो मैं वीडियो पर बोल रहा हूँ आपका हेडफोन लगा हुआ हो, और आप साथ में देखिए कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो समझ नहीं आ रही है। तो अब कुछ चीज़ें आप याद रखोगे। जैसे हमारे पास है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो होता है बराबर 1.5 × 10⁻11
11 meters. Now what is one astronomical unit? Astronomical unit इसको 1 AU से लिखते हैं. It is the mean distance of Earth from the sun. तो sun और Earth की जो distance है, that is called as one astronomical unit. और वो कितनी है? 1.5 into 10 power 11 meters. इनके methods, indirect method दिखाए हुए हैं. इसी मैं नोट भेजूंगा. You will try them yourself. उसको मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो आप अंडरस्टैंड कर लोगे क्योंकि बेसिक चीज़ हमने बता दी है. इस तरीके से ओवर एक वन लाइट ईयर. अब आपको कोई से लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की क्या ज़रूरत है? कि देखो अब आप मीटर से तो मेजर नहीं कर सकते, ये बहुत बड़े यूनिट है. आप देख लो ना 1.5 into 10 power 11 मीटर्स है. हमने मीटर में ही लाया इसको, मीटर में ही लाया, लेकिन मीटर इसका इतने हमने जो डिस्टेंस ली, ये इसको हमने लिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. 1 लाइट ईयर होता है, कई बार डेफिनेशन आती है 11th क्लास में आती है. व्हाट इज 1 लाइट ईयर? 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस है ये. लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम. 1 light year is a distance, it is a unit of distance traveled by light in 1 year. तो इसको आप खुद कर सकते हो. 365 into 24 hours, फिर आवर्स को मिनट्स में कर लो, मिनट्स को सेकंड में कर लो, वो जो आंसर आएगा that will be equal to 9.46 into 10 raised power 15 meters. ये 1 light year. So 1 light year किसका यूनिट है? ऑब्जेक्टिव में आता है 11th क्लास में. लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, स्पीड और कोई दिया होगा तो उसमें आप याद रखो. ये मीटर जो आप देख रहे हो यहाँ, तो ये डिस्टेंस का यूनिट है. सो 1 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड इट इज 9.46 into 10 power 15 meters. इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. और इसको अगर अब जो स्टार्स की डिस्टेंस, इसमें अगर आपको स्टार की डिस्टेंस देखनी हो आपस में, तो वो लाइट ईयर में लेते हैं. लेकिन कुछ स्टार इतने दूर हैं तो हम और एक यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं, 1 parsec. 1 parsec इसको हम डिफाइन कैसे करें? इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU. Let me repeat. It is the distance at which an arc of length 1 AU. 1 AU means this. Means of length 1.5 times per 11 meters. Subtends an angle of 1 second. Subtends angle of 1 second. इतना ही आप याद रखो. इसमें जो एंगल बनेगा, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा, ये जो इसका हमने लिया, आर्क 1 AU लिया, 1 सेकंड. इसको 1 सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, थीटा के बगैर सेकंड्स में भी मेजर कर सकते हैं. तो ये वाला डिस्टेंस जो है, दिट विल बी 1 parsec. ये तो एंड 1 parsec इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स. 1 parsec इज इक्वल टू 3.26 light years. Means 3.26 into 9.46 into 10 is power 15 meters. तो parsec ओवर यूनिट है. और एक यूनिट है 1 micron. 1 micron वो होता है 10 is power -6 meters. जब आप वेवलेंथ पढ़ोगे, लाइट की वेवलेंथ विवग्योर में पढ़ोगे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, या विजिबल लाइट के बारे में पढ़ोगे, वाइट लाइट के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ पे हम डिस्टेंस जो मेजर करते हैं, क्योंकि बहुत जो हमें आंख से नज़र ही नहीं आती है, वाइट लाइट हमें कलर नज़र नहीं आते हैं. रेनबो में आप देखते हो 7 कलर्स, तो उनका जो आपस में डिस्टेंस लेते हैं, जो वेवलेंथ का हम यूनिट लेते हैं वहाँ पे, दैट इज इन माइक्रॉन्स. सो 1 micron इज 10 is 1 micron, इसको ऐसे लिखते हैं, 1 micron इज 10 is power -6 meters. उसके बाद और एक यूनिट है, दैट इज कॉल्ड 1 angstrom यूनिट. 1 angstrom यूनिट वो होता है बराबर 10 is power -10 meters. तो ये आप याद रखोगे. फिजिक्स में ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी. आप 2-4 बार करोगे, यू हैव अ फ्रेश माइंड एंड ब्रेन, यू कैन रिमेंबर देम. So 1 angstrom unit is 10 is power -10 meters. 1 micron is 10 is power -6 meters. Then 1 Fermi. 1 Fermi is 1 FM लिखते हैं इसको, 1 FM ऐसे. 1 Fermi is 10 is power -15 meters. तो -6 भी आ गया, -10 वाला भी आ गया, 10 is power -15 भी आ गया. This is 10 is power -15 meters. Then you have another unit that's called as 1 atomic mass unit, 1 AMU. That is 1.66 into 10 is power -27 kgs. 1 AMU 1.66 into 10 is power -27 kg. तो मैंने आपको पहले इन पावर्स ऑफ 10 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 हम लिखते हैं. जब भी कोई यूनिट लिखते हैं तो कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ 10 लिखे, उससे हमारा जो काम है वो ईजी हो जाएगा. तो ये 1.66 into 10 is power -27 किलोग्राम इज 1 AMU. और यही यूनिट हम यूज़ करते हैं जब आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस का या एटम का मास कहना हो उसके बारे में, तो हम यही यूनिट यूज़ करेंगे क्योंकि ये मास बहुत छोटा है.
सो दिस इज अबाउट सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स और उनका वैल्यूज़ किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड किलोग्राम. नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन विच यू मस्ट रिमेंबर. एक उसमें एक डेफिनेशन एंगल ऑफ एलिवेशन. इसी पे बेस पे आप अगर स्टार से अर्थ का डिस्टेंस निकालना हो या कोई चीज़ निकालनी हो तो यही टर्म्स हम यूज़ करते हैं विच यू कैन डू ऑफ योर ओन. एक डेफिनेशन है हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन. अगर हमारे पास ये टावर है, कोई सिंपल टावर में बना हो, ये टावर है, कोई भी टावर, पोल ले टावर ले लो, ये हमारा या हमारी आई मान लीजिए यहाँ पे फ्रॉम दिस, ये जो लाइन है ये हमारी आई है. ये जो टॉप ऑफ दिस और ये जो एंगल बना, ये टावर, इस हम टॉप की तरफ देख रहे हैं, हमारी आंख यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप खड़े हो, आपने आंख इस पॉइंट पे डाल दी, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ हॉरिजॉन. प्लेन ऑफ हॉरिजॉन, ये दिस इज प्लेन ऑफ हॉरिजॉन. यहाँ पे आप खड़े देख रहे हो, ये आपकी आई है. दिस इज कॉल्ड एज, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलते हैं इसको, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है. तो ये जो ये है, ये दिस कॉल्ड लाइन ऑफ व्यू. क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ व्यू. लाइन ऑफ व्यू, दिस इज लाइन ऑफ व्यू ऑफ टावर. एक बिल्डिंग की तरफ आप मुंबई जाओगे, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो ऊपर आप नज़र मारोगे उस टॉप पे जहाँ पे आपने नज़र रखी है टू दिस पॉइंट, ये जो एंगल यहाँ पे बना, ये एंगल, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन. This is called angle of elevation. Then we have one more term that is called as angular distance. Angular distance. Angular distance is, इसको हम कैसे define करते हैं? The difference between the angles of elevations of two stars is known as angular distance between the two stars. The angular distance can be quite small if the stars happen to lie along practically the same line of view. जैसे मैं बोलूँगा वो ये प्लेन ऑफ हॉरिजॉन आपको पता चल गया, यहाँ से आप देख रहे हो ये प्लेन ऑफ हॉरिजॉन है, यहाँ एक स्टार है और यहाँ मान लीजिए दूसरा स्टार है, आपको नज़र आ रहा है सपोज इन वीडियो, यस, ये स्टार. ये जो एंगल पहले बना रहा है स्टार के साथ, ये स्टार को देख सकते हैं ना, ये पहले आप यहाँ पे छत पे बैठे हो और स्टार को देख रहे हो, ये जो एंगल बना इसको हम मानते हैं θ1. क्या बोलते हैं इसको? θ1. दूसरा स्टार जो एंगल बना रहा है ये मान लीजिए ये एंगल विद प्लेन ऑफ हॉरिजॉन. दिस इज प्लेन ऑफ हॉरिजॉन. ये जो प्लेन ऑफ हॉरिजॉन के एंगल θ1 बना, ये प्लेन ऑफ हॉरिजॉन के साथ जो दूसरे स्टार ने बनाया वो मान लीजिए θ2. देन व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस? दिस एंगल माइनस दिस एंगल मीन्स दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दिस एंगल, ये वाला एंगल जो बना, दिस इज कॉल्ड, इसको मान लीजिए θ2 माइनस θ1, ये बनेगा θ. सो θ इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1. दिस इज कॉल्ड एज angle of, this is called angular distance. This is called angular distance. और ये θ1 क्या है? θ1 θ2 क्या है? These are angle of elevations, जो आपको मैंने पहले ही बोला, these are angles of elevation. θ1 भी angle of elevation है और θ2 भी angle of elevation है. जो इनका डिफरेंस है that is called as angular distance. That is called as angular distance. और मान लीजिए स्टार इसके साथ ही है तो इनका डिफरेंस बहुत कम होगा. सेम, अगर बहुत जितना कम इनका आपस में दूरी होगी स्टार 1 और 2 की, उतना ही आपका ये एंगल जो है छोटा बनेगा. देन वी हैव वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एंगुलर साइज. दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर साइज. एंगुलर साइज को देखो कैसे डिफाइन हम करते हैं. द एंगुलर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन पॉइंट. द एंगुलर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन पॉइंट is the angle subtended by the two extremities. Extremities मान लीजिए आपके पास मून है या कोई भी एक्सट्रीमिटीज लीजिए, या टॉर ही ले लेता हूँ मैं. नॉर्मली हम स्टार्स की बात करते हैं, जो दूर ऑब्जेक्ट है उसकी बात करेंगे. ये एक एक्सट्रीमिटी ए पी है, दूसरी एक्सट्रीमिटी की टू एंड्स, वी मीन टू एंड्स एक्सट्रीमिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द गिवन ऑब्जर्वेशन पॉइंट. और यहाँ से आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन will change the angular size of the object. The angular size of, जैसे मैं ये देख रहा हूँ, ये देख लीजिए आपका, ये एक्सट्रीमिटी पी एंड है, ये क्यू एंड है. अब इसको मैं ज्वाइन करूँगा पी और क्यू को, ये वाला जो साइज, ये दिस,
You can call it alpha, you can call it beta, let this angle be alpha. Then this alpha will be the angular size of the object. Angular size of the object, ये जैसे मून का लेता हूँ मैं, लेकिन ये जो एंगुलर साइज है, ये हम एंगुलर साइज को हम चेंज भी कर सकते हैं. मान लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो एंगुलर साइज ये बनेगा, लेट दिस बी बीटा. यहाँ से देखेंगे एंगुलर साइज ये बनेगा, अल्फा बीटा, ये मान लीजिए थीटा. तो एंगुलर साइज चेंज हो सकता है. अब मान लीजिए मून को हम देख रहे हैं, ये मून है, इसकी एक एक्सट्रीम एंड ये है, दूसरा एंड ये है. पहले हम जो एंगल आपने पहले डिफाइन किया एंगल ऑफ एलिवेशन, वो पॉइंट पी से हम यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये वाला एंगल बना था. ये प्लेन ऑफ हॉरिजॉन नहीं है, ये क्यू एंड एक्स इसका दूसरा एंड है. जैसे आप मून पे यहाँ पे आप यहाँ से देख रहे हैं मून को, तो ये जो एंगल बनेगा मून का, ये मान लीजिए अल्फा है. ये मान आप इमेजिन करो, आप मून को देख रहे हैं, तो ये जो इसके दो एंड है, ये आप यहाँ से देख रहे हैं आप, तो ये एंगल अल्फा बन गया, दिस एंगुलर साइज. अब मान लीजिए इस मून को मैं सामने एक कॉइन लाता हूँ, 1 रुपये कॉइन, 1 रुपये कॉइन. अब इसका भी एंगल क्या बना, इस कॉइन का एंगल क्या बना, ये भी अल्फा ही है. इसका मतलब क्या हुआ, आपने कई बार देखा होगा, अगर आप शाम को मून आज ट्राई कर लेना, आप अगर आप मून देख लो, उसके सामने एक कॉइन रख लो, उसको एडजस्ट कर लो, थोड़ा दूर ले जाओ, थोड़ा दूर, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये मून जो है ये छुप जाएगा विद, यू कैन हाइड दिस मून विद हेल्प ऑफ दिस 1 रुपये कॉइन. ये आपको नजर ही नहीं आएगा. उसका मतलब क्या हुआ, जो एंगुलर साइज है 1 रुपये कॉइन का और मून का, दैट इज सेम. Is that clear? So angular size is same of coin, moon, and through different positions. पहले आप यहाँ पे देख रहे तो मून नजर आ रहा था, फिर आपने दूसरी पोजीशन चेंज कर ली, तो यहाँ पे आप अगर डिफरेंट पोजीशन पे आप देखोगे तो आपको ये साइज जो है, इन दोनों का एंगुलर साइज सेम लगेगा. सो दिस इज अबाउट एंगुलर साइज, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगुलर डिस्टेंस. ये सिंपल ये टर्म से आपने कर ली. अब मैं थोड़ा सा आपको और बता रहा हूँ, दैट्स अबाउट इको. ये मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस अगर हमें निकालनी हो, देन वो यूज दिस इको मेथड. इको या इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन मेथड. इको और रिफ्लेक्शन मेथड, दिस इज यूज, इको और रिफ्लेक्शन मेथड्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस. ये आपको सिर्फ याद रखना है, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं. अगर एग्जाम में आता आप खुद भी लिख सकते हो, इसको इतना परेशानी नहीं है. अब इको, व्हाट इज इको, जो आपने देखा अगर आप रूम में या किसी हॉल में जाओ जहाँ पे कोई चीज़ें बिखरी नहीं है, एक्चुअली इको आने के लिए यू नीड, तो एक तो डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, आई सपोज मोर देन 11 मीटर्स रहनी चाहिए. तो जब आप आवाज़ दोगे तो आपको आवाज़ वापस सुनाई देती है. आप किसी पहाड़ पे, आप फिल्मों में भी देखा होगा आपने, आवाज़, आप किसी कोने पे खड़े हो और आवाज़ करते हो आप, हेलो, आपको हेलो की वापस सुनाई देगी. मीन्स जो डिस्टेंस उसने कितनी कवर की. मान लीजिए आप एक पहाड़ यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे पहाड़ है, या रूम में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए जहाँ आपको इको की साउंड सुनाई दे, यहाँ से आवाज़ आएगी, वो अगर डिस्टेंस एस है तो वापस सुनाई कब देगा आपको. मीन्स वो इको जो लाइट है, सॉरी साउंड है, लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं हम. जब साउंड जो है वो यहाँ तक गई, एस डिस्टेंस कवर किया, फिर वापस आ गई, तो एस और एस कितना हो गया, 2s. तो कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, 2s. सो दिस साउंड इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपका ऑब्जेक्ट है, जहाँ से ये स्ट्राइक होके ये साउंड स्ट्राइक होगी और वापस आएगी. तो ये डिस्टेंस एस और एस है, तो ये डिस्टेंस होगी 2s. तो इसको आप निकाल सकते हो. इस डिस्टेंस को आप कैसे निकालेंगे, आपके पास वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस आएगा बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी आपको मालूम है, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड वो आपको मालूम है. टी जो है टाइम आप नोट करोगे, आपके पास एक टाइम कैलकुलेटिंग मशीन होगी. जब ये साउंड आपको वापस सुनाई देगी तो वो टाइम आप नोट करोगे, वेलोसिटी आपको मालूम है, टाइम भी पता चल गया, तो आपको डिस्टेंस निकलेगी. लेकिन डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस है 2s. एक्चुअली हम डिस्टेंस क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो इसको डिवाइड बाई 2, यहाँ 2s लिख सकते हो आप, तो ये आएगा एस वी इंटू टी बाई 2. ये आपकी डिस्टेंस निकलेगी, क्योंकि हमारी डिस्टेंस कितनी है, 2s. तो डिस्टेंस हमारी 2s है, टाइम t है, वेलोसिटी हमें मालूम है ऑलरेडी, वेलोसिटी भी मालूम है, टाइम हमें पता चल गया, क्योंकि हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, हमें कैलकुलेट किया. जब वहाँ से वापस साउंड आ गई तो हमने वो नोट किया टाइम, तो वो उसके वजह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. या आपने गन से एक शॉट किया,
گن یو فائرڈ اے شاٹ فرام دی گن, اس کی جب ساؤنڈ واپس آئے گی, ایکو جب اس کا ہم کہتے ہیں اس کا ایکو جب سنائی دے گا, دین یو کین کیلکولیٹ دا ڈسٹینس آف فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی جہاں سے یہ ساؤنڈ واپس آئی. دس از ایکو اور ریفلیکشن میتھڈ. ایسے ہی ہم نکال سکتے ہیں اگر آپ کے بالکل ایسے سمندر پانی کے اندر ایک سب میرین ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے وہ کس ڈسٹینس پہ ہے, تو آپ یہاں سے بھی ساؤنڈ ویوز بھیجو گے, ساؤنڈ ویوز سیدھی جائیں گی بالکل پانی کے اندر, وہ کوئی روکنے کے لیے ان کو نہیں ہے. مان لیجیے وہ اندر ایک سب میرین ہے, پنڈوبی شاید بولتے ہیں ہندی میں, ایک سب میرین ہے, جب سب میرین سے وہ ساؤنڈ ٹکرائے گی وہ واپس آئے گی, وہ آپ کیلکولیٹ بالکل اسی طریقے سے آپ ویلوسٹی آپ کو معلوم ہے, ٹائم آپ کیلکولیٹ کرو گے, آپ کو ڈسٹینس پتہ چل جائے گا. جب جنگ وغیرہ ہوتے ہیں, وار ہوتا ہے, تو ایسی طریقے یوز کیے جاتے ہیں, یہی طریقہ یوز کیا جائے گا, سو دیٹ اس کو بولتے ہیں ہم سونار, SONAR, ساؤنڈ نیویگیشن. تو ساؤنڈ نیویگیشن کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو دشمن کا جہاز ہے, سب میرین ہے, وہ کہاں پہ ہے. از اٹ کلیئر؟ یہ ایک اس کا فائدہ ہے. سو دین سمپللی وی ہیو, سو اس کو ہم نارملی کہتے ہیں ریفلیکشن ٹیکنیکس از آلسو یوزڈ ان سونار, ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینجنگ. دیٹ از ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینجنگ ٹو میجر دا ڈسٹینس آف سب میرین ان سائڈ دا واٹر اینڈ ٹو میجر دا ڈیپتھ آف دا اوشن. ڈیپتھ آف اوشن بھی نکال سکتے ہیں ہم اس سے, بیکاز اس میں کیا کہتے ہیں, یہی الٹراسونک ویوز جو ہیں, دیز آر sent through the ocean from transmitter to the submarine or any distant object. These ultrasonic waves are reflected by the object, and noting the difference between the transmitted and the reflected wave, echo, we can determine the distance of submarine and the depth of the ocean. Ultrasonic waves are the sound waves whose frequency, this is important, you should remember this, ultrasonic waves are the waves whose frequency is higher than the audible range. آپ مجھے بتا کہ ہم جو آڈیبل رینج ہے اس کی فریکوینسی جو ہمیں آواز سنائی دیتی ہے, اس کی فریکوینسی کتنی ہوتی ہے؟ فریکوینسی کیا ہوتا ہے؟ نمبر آف وائبریٹ, ساؤنڈ جو ہے یہ وائبریٹ ہوتی ہے, اور اگر یہ 20,000 پر سیکنڈ ہوگا, اس کا سے زیادہ 20,000 وائبریشنز پر سیکنڈ سے زیادہ ہوگا, تب ہمیں سنائی دے گا. اور یہ جو ہم سونار سے جو میں نے بولا آپ کو, سونار ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینجنگ جو ٹیکنیک میں نے بولا آپ کو, اس میں جو ہم ساؤنڈ بھیجتے ہیں اس کی وائبریشنز ہونی چاہیے 20,000 ہرٹز سے زیادہ, مینز 20,000 ہرٹز مینز 20,000 وائبریشنز پر سیکنڈ, اس سے زیادہ ہونا چاہیے, تب وہی ساؤنڈ جو ہے وہ سب میرین سے ٹکرا کے واپس آئے گی. جو اس میں ڈفرینس آف ٹائم نکالیں گے ہم, یا ٹائم نکالیں گے, اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا جہاز کہاں ہے. از دیٹ کلیئر ناؤ اسی طریقے سے ہم اگر کوئی مٹیریل ڈیفیکٹو ہے, سپوز وہ ہے ڈیفیکٹو مٹیریل, ہمیں کوئی مٹیریل ہے, وی کین ڈیٹیکٹ دا فلا FLAW. فلا مینز ڈیفیکٹ ان دا مٹیریل. اس میں بالکل سیم طریقہ, مان لیجیے آپ کے پاس یہ اسٹیل ہے یا گولڈ, لیٹس سے اٹ از گولڈ, ٹھیک سے سمجھے نا, پھر آپ تھیوری خود پڑھو گے. یہ مان لیجیے آپ کے پاس گولڈ پیس ہے, میں یہی ریفلیکشن ٹیکنیک یوز کر رہا ہوں. اس گولڈ کو اگر آپ یہاں سے ساؤنڈ بھیجو گے, وہ ساؤنڈ ادھر سے جائے گی, اس کو ٹکرا کے یہاں ٹکرا کے واپس آئے گی. مان لیجیے اس گولڈ کو ٹکرانے کے بعد, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, مان لو اس گولڈ کو ٹکرانے کے بعد آپ نے اس کا ڈسٹینس نکال لیا, سپوز وہ تھا 1 میٹر, کیا نکالا آپ نے 1 میٹر, اور جب بھی آپ نے دوسرا گولڈ پیس لایا, یہی ڈسٹینس رکھا, تو آپ کو پتہ چلا کہ اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ 1 میٹر دور ہے یہاں سے, کتنا ہے, اور سیم ٹائم لے رہا ہے. اگر اس گولڈ ایک پیس آپ نے اٹھایا, دوسرا گولڈ پیس لایا, آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی یہی ٹائم میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, ڈسٹینس بھی وہی ہے, اور ویلوسٹی ہم نے تو ہے ہی ساؤنڈ کی وہی, آپ نے ہمارے جو پیرامیٹرس ہیں وہ سیم آ رہے ہیں. مان لیجیے اب میں نے کیا کیا, اس گولڈ کے اندر اسٹیل چھپا دیا, باہر تو گولڈ ہے, اندر میں نے ایک اسٹیل کا پیس رکھ دیا. اب کیا ہوگا جب یہ ساؤنڈ جائے گی, اس کا کچھ پورشن وہ تو آگے کچھ لائٹ ساؤنڈ چلی جائے, لیکن کچھ میکسیمم پورشن اس کا جو ہے وہ یہاں سے ہی واپس آئے گا. پہلے اس دیوار کو ٹکرا کے وہ واپس آ رہا تھا, لیکن اب وہ اس دیوار کو ٹکرا کے واپس آ گیا, وہ گڑبڑ ہو گئی. اس کا مطلب ایک تو ٹائم چینج ہو جائے گا آپ کا, اور ڈسٹینس بھی چینج ہو گئی اس کی. تو اس کا مطلب کچھ ڈاؤٹ ہے. ڈاؤٹ کیا ہے؟ دیر از سم ادر میٹیریل وچ ہیز بین پلیسڈ ان سائڈ دس گولڈ بار, یا کوئی بھی میٹیریل. آپ کو اسٹیل کو چیک کرنا ہے, اسٹیل کے اندر ہم نے پتھر رکھ دیا, سمجھ آ گیا نا آپ کو. دیٹ مینس دس ریفلیکشن ٹیکنیک, دس ریفلیکشن آف ساؤنڈ ٹیکنیک کین ہیلپ اس ان ڈیٹیکٹنگ دا فلا ان سائڈ اے میٹل, ان سائڈ اینی میٹیریل. تو یہ بھی ٹیکنیک ہے. پریکٹیکلی ہم نے دیکھا نہیں ہے کیسے ہوتا ہے, لیکن طریقہ یہی ہے. از دیٹ کلیئر؟
Is it clear now? I hope this is clear now. Then we have another thing. अब मान लीजिए साउंड तो यहाँ से जाएगी, अब मून एरोप्लेन जो है आपका, जैसे वॉर हो जाता है आपके जहाज़ जो है वो हवा में चलते हैं, बड़े ज़बरदस्त तेज चलते हैं, मून बहुत दूर है, तो उसको कैसे उसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास और एक टेक्निक, ये था सोनार, दिस वी कॉल्ड एज सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. देन वी हैव radar. This is RADAR. रडार का नाम तो वैसे सुना है आगे आपने, इसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ साउंड नाउ वी सेंड लाइट, वी यूज रिफ्लेक्शन टेक्निक टू डिटेक्ट an aeroplane. A radar, radio detection and ranging, works on the principle of reflection technique from, क्या होता है इसमें, radar transmits ultra high radio waves called microwaves, waves send करता है, ultra wild radio waves send करता है called microwaves, are sent into the form of pulse. Pulse means छोटी सी wave, pulse in the form of pulse towards the target, suppose aeroplane. The portion of the wave is reflected by the aeroplane, which is called echo. यहाँ भी echo होगा, लेकिन यहाँ पे हमने साउंड नहीं किया, हमने रेडियो वेव्स भेजी, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स भेजी हमने यहाँ से. वो क्या करेंगी, जब जहाज़ को टकराएंगी वापस आएगा, आपको पता चल जाएगा ये कितना दूर है जहाज़. अगर मान लीजिए वार होता है, पाकिस्तान का जहाज़ हमारी जुरिडिक्शन में आता है, तो जब वो क्रॉस करता है तो हमारे पास सिस्टम ऐसा, तो एक आपके पास कंप्यूटर दिखाएगा, साउंड आएगा, देखो जी कोई आपकी जो है आपकी बॉर्डर जो है वो कोई क्रॉस कर रहा है, जहाज़ क्रॉस कर रहा है. अब वो जहाज़ को हिट करना है, मान लो वो उसमें कोई बॉम्ब रखा हुआ है, वो जहाज़ को हिट करना है, वार्निंग दी जाती है भाई आप बाहर जाओ, नहीं जाता है, तो आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ रडार, ये जो टेक्निक है हमारे पास, एक्चुअली टेक्निक है, आप यहाँ से वेव्स भेजते हो, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव्स आपने यहाँ से भेजी, नॉर्मली उसकी स्पीड होती है 3 to 10⁸ मीटर पर सेकंड, वेरी हाई स्पीड वेव्स. उन जो रेडियो वेव्स की जो स्पीड होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में देखो कितना चलती है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलती हैं वो. और जब वो चलती हैं वो एग्जैक्टली इस एरोप्लेन को हिट देखती हैं, वो मेजर करती है ये कहाँ पे है, और जब हमें पता चलता है वो कहाँ पे है, दूसरी तरफ से एक यहाँ से जाता है रॉकेट और ख़त्म. तो ये बड़ा इसका रोल है जहाज़ का. अगर आपने देखना या कोई लॉन्ग डिस्टेंस देखना है, बहुत दूर है, जहाँ से भी दूर कोई चीज़ है, मून पे भी, अब तो मून तक हम स्पीड ऑफ लाइट भेज सकते हैं और मून से वापस वो रिफ्लेक्ट आएगा, वही रिफ्लेक्शन टेक्निक फिर आप यूज़ करोगे रडार के ज़रिए, और आपको पता चलेगा कि आपका एरोप्लेन कहाँ है, आपकी जो लार्ज डिस्टेंस कोई दूर चीज़ है लाइक मून, तो वो आप उसके साथ पता कर सकते हो कि हमारी जो डिस्टेंस है उसकी एरोप्लेन की वो कितनी है. इज दैट क्लियर? और भी कुछ आप इसमें छोटी मोटी चीज़ें पढ़ोगे, काइंडली डू देम एट योर ओन लेवल. और थोड़ा सा आपको इसमें पैरेलल एंड ट्रायंगुलेशन मेथड वगैरह आता है, वो आप खुद कर लें, ट्राई दैट. इसमें मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा. अब मेरा जो नेक्स्ट है उसमें हाउ टू डिटरमाइन द साइज़ ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये भी 2-4-5 मिनट का है, लेकिन आज ये नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आप फिर उसको वही सेम प्रॉब्लम आपके पास रहेगा, नेट का कितना है और मुझे ये भी नहीं मालूम आप कितना कर रहे हो. तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा. और उसके बाद में उस वीडियो में आई थिंक ऑन सैटरडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट डायमेंशंस, और जिसमें क्वेश्चन उसी में आता है नॉर्मली. इस चैप्टर में जो यूनिट सेकंड है आपका, ये जो पहला चैप्टर है, कोई भी फिजिक्स जब शुरू करते हैं हम लोग पहले पढ़ाते हैं मैथमेटिकल टूल्स, ये आगे चैप्टर में काम आएगा. उसके बाद मेजरमेंट कई टीचर्स स्लाइड कुछ बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, कुछ टीचर्स कहते हैं ये बाद में करेंगे, पहले हम सिलेबस ख़त्म कर लें. तो सिलेबस का हमें परेशानी नहीं है, हम जितना करें वो ठीक से होना चाहिए, समझ आना चाहिए आपको. तो जहाँ भी आपको डिफ़िकल्टी है, आई थिंक व्हेन यू गो थ्रू द माई वीडियोज़ एंड ऑडियो, जहाँ भी मुझे ज़रूरत लगती है मैं ऑडियो और वीडियो आपको भेजता हूँ, उनको अगर आप 1-2 बार सुनोगे, मुझे लगता है अगर आर्ट्स के भी स्टूडेंट होंगे तो उनको भी समझ आएगा, जिनको फिजिक्स का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको तो आना ही चाहिए. और आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ नहीं भेजा मुझे, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है. एंड लेट मी अगेन टेल यू, आप अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, यू कैन राइट टू मी, और बाद में जब 2 महीने के बाद क्लास शुरू हो जाएंगे, आप कहोगे यू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 and 2, आई विल नॉट डू दैट, नॉट एट ऑल. सो प्लीज़ इस समय आप इसको रिवाइज करो और मुझे बोलो कहाँ डिफ़िकल्टी है. सो नेक्स्ट आई विल बी डूइंग डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, कैसे निकालेंगे छोटा सा मॉलिक्यूल जो हमें नज़र भी नहीं आता, उसका हम मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, सिंपल टेक्निक है, वो करेंगे. एंड देन वी विल मूव डायरेक्टली टू द डायमेंशंस.
دیٹس ویری امپورٹنٹ. اسی میں سے کوشچن آتا ہے ایگزام میں. تو دیٹ ول بی نیکسٹ ٹاپک. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.